हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? एकदम मस्त। चलो न्यूक्लियस के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन A plus B gives C plus D is defined by Q mass of reactants minus mass of product into C square। मतलब ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है और हमें ये दिखाना है कि भाई प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। ओके, आप जानते हो अगर Q लेस देन ज़ीरो आया तो एंडोथर्मिक होगा और Q ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो एक्सोथर्मिक होगा। सभी क्वेश्चन में हम एक ही मेथड से जाते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट में से मास ऑफ रिएक्टेंट्स में से मास ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करके C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और एनर्जी निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसके अंदर प्रोटॉन और ट्रिटियन साथ में मिलके ड्यूटेरियम के दो एटम्स बना रहे हैं और एनर्जी क्यों मिल रही है, वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है वो हमें नहीं पता, हम पहले फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन है तो ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियन दोनों का मास हमारे पास है और इसमें से दो ड्यूटेरियम पार्टिकल मिल रहे हैं तो 2 इंटू मास ऑफ ड्यूटेरियम लेंगे, ठीक है। तो इसका जो मास है इसमें से दोनों का मास हम माइनस कर देते हैं इंटू C स्क्वायर। यहाँ पे जो मास डिफेक्ट मिल रही है वो नेगेटिव आ रही है 0.00433, ये नेगेटिव है। U इंटू C स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो 931.5, तो हमें जो एनर्जी मिल रही है वो नेगेटिव है और नेगेटिव एनर्जी क्या शो करेगी कि प्रोसेस कैसी है तो एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब कार्बन के दो एटम्स मिला के नियॉन का एटम्स बना रहे हैं, साथ में हीलियम एटम्स फ्री हो रहा है। आप जानती हो सेम प्रोसेस, दो कार्बन एटम्स है तो उसका टोटल मास 2mc माइनस मास ऑफ नियॉन माइनस मास ऑफ हीलियम। ओके, जो भी मास है इक्वेशन के अंदर रखो तो हमें मास डिफेक्ट मिल रही है 0.004958, 931.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो प्लस मिलेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, वो एंडोथर्मिक था और ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, वैसे इस टाइप के हमने 8 या 9 क्वेश्चन इस चैप्टर में देख लिए, सब में हम मास ऑफ रिएक्टेंट्स में से मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस करके C स्क्वायर से मल्टीप्लाई ही करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है। Suppose we think of fission of 26 Fe56 by 2 equal fragment। यहाँ पे Fe56 के 2 equal fragment हमें मिल रहे हैं, कौन से 13 एल्यूमिनियम 28, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, या तो प्रोसेस खुद पॉसिबल होगी या तो बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो सबसे पहले Fe में से दो इक्वल फ्रेगमेंट एल्यूमिनियम के मिल रहे हैं तो मास ऑफ Fe में से मास ऑफ एल्यूमिनियम माइनस कर दो इंटू C स्क्वायर। जो मास है वो एटॉमिक मास है तो इंटू U C स्क्वायर। U C स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो 931.5, जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि इज लेस देन ज़ीरो, सो फिशन इज नॉट पॉसिबल इटसेल्फ। फिशन इज नॉट पॉसिबल इटसेल्फ। अगर हमें फिशन प्रोसेस करना है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फिशन प्रॉपर्टी ऑफ 94PO239 आर वेरी सिमिलर टू दोज 92U235। द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिशन इज 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन। हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस, या तो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज। सबसे पहले तो हमने ऐसा पढ़ा था कि जब यूरेनियम का फिशन होगा तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती थी। यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये डेटा जो है वो उसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है तो उसका 1 kg मास, हमें जो एनर्जी फाइंड करनी है वो 1 kg मास के अंदर फाइंड करनी है, तो इसमें डेटा मिसिंग लग रहा है। तो 1 kg मास के लिए हमें एनर्जी फाइंड करनी है। मैंने बहुत जगह पे ये एप्लीकेशन अप्लाई किया था, एक्चुअल में कोई रेफरेंस बुक इस तरह से नहीं लिखती, लेकिन एबेट
बेटर है कि हम जब नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो n अपॉन एन इक्वल टू m अपॉन एम। तो इससे क्या होगा कि आपके पास मास होगा m, तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो आपको क्या मिलेगा, मास। अभी मास है 1 kg, डेटा के अंदर दिख नहीं रहा लेकिन है, शायद मिसिंग होगा डेटा में। 1000 ग्राम हमारे पास टोटल मास है, तो m इक्वल टू 1000 kg, मॉलिक्यूलर मास है 239, ओके, एन एवोगाड्रो नंबर है। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। एक की एनर्जी 180 है, तो इतने एटम्स की कितनी, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी रिलीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, 4 मार्क्स के लिए ट्रिपल मोस्ट टाइम पे करो। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बिना देखे एग्जाम में जाना मत, इसको 2-3 बार कैलकुलेट करना, न समझ में आए तो पर्सनली कॉल करना। 1000 मेगावाट मतलब 10⁻⁹ वाट, मेगा मतलब 10⁻⁶। फिशन रिएक्टर कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years, 5 साल में हाफ फ्यूल वो यूज कर लेता है। हाउ मच यूरेनियम डिड इट कंटेन इनिशियली, 5 साल में हमारा जो फ्यूल है वो हाफ हो जाता है, ओके। तो इनिशियली वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। रिएक्टर ऑपरेट 80% ऑफ इट्स टाइम दैट ऑल द एनर्जी जनरेट अराइज फ्रॉम द फिशन। यहाँ पे 2 थिंग है। फर्स्ट कि जो टोटल टाइम है 5 years का, जो टोटल टाइम है उसमें से 80% टाइम न्यूक्लियर रिएक्टर चलता रहता है, मतलब 20% उसको रेस्ट में देते हैं हम, किसको, न्यूक्लियर रिएक्टर को। दूसरी बात, यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट हो रही है ओनली ड्यू टू फिशन प्रोसेस, मतलब हम 2 million इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। एवरी फिशन प्रोसेस वी गेट द 200 million इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इसलिए यहाँ पे डेटा के अंदर नहीं है लेकिन थियोरी में आपने पढ़ा है इसलिए हम ले सकते हैं, ओके। तो क्या क्या डेटा है, हमें क्या चाहिए, तो 1000 मेगावाट 5 साल तक पावर चाहिए, जिसमें हाफ ऑफ इनिशियल फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तो इनिशियल फ्यूल कितना होगा हमें फाइंड करना है। हमारे पास और क्या है, तो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको 5 साल में 80% टाइम वो चलता है, बाकी 20% टाइम उसको रेस्ट देते हैं, वो बंद होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू फिशन प्रोसेस, तो हमें इनिशियल मास फाइंड करना है। चलो पहले तो 5 साल हमारा रिएक्टर चल रहा है, उसका 80% चलने वाला है, इसलिए 5 years की सेकेंड और इसके 80% मैंने टाइम निकाल दिया, ठीक है। तो ये मुझे टाइम मिल गया, इतना सेकेंड हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो चल रहा है, इतनी सेकेंड हमारा रिएक्टर चल रहा है, सेकेंड में मैंने कन्वर्ट किया। अब द एनर्जी कंज्यूम इन टाइम, आपके पास पावर है, आपको 1000 मेगावाट चाहिए, आपको कितना पावर चाहिए, 1000 मेगावाट, मतलब पर सेकेंड 10⁹ जूल एनर्जी चाहिए। पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो 1000 मेगावाट पावर, इसका मतलब क्या होगा, 10⁹ जूल एनर्जी पर सेकेंड आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टोटल कितनी एनर्जी चाहिए वो निकाली, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जी मिल गई, ओके। चलो अब एवरी फिशन कितनी एनर्जी मिल रही है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन एवरी फिशन हमें एनर्जी मिल रही है, मतलब 3.2 × 10⁻11। इतनी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो 235 ग्राम यूरेनियम में कितने एटम्स हैं, 6 × 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो मुझे एटम्स मिल गए 1 ग्राम के लिए। हाँ, इतने एटम्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी करेंगे तो 1 ग्राम के करस्पॉन्डिंग मुझे एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम यूरेनियम, क्या मिला मुझे, एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम यूरेनियम, ठीक है बच्चों। एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम यूरेनियम मिल गया, ओके। इतनी एनर्जी मुझे मिल गई। अब हम उल्टा स्टेप लिखेंगे, हमें चाहिए कितनी एनर्जी, तो 1.261 इतनी एनर्जी चाहिए।
हमारे पास है कितनी, इतनी 1 ग्राम इतनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो इतनी एनर्जी के लिए 1 ग्राम क्वांटिटी चाहिए, इतनी एनर्जी के लिए 1 ग्राम क्वांटिटी चाहिए। तो हमें जो चाहिए एनर्जी 1.216 जो 5 साल तक हमें चाहिए, तो इसके लिए कितना मास हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप लिखा कि इतनी एनर्जी के लिए इतना मास, तो इतनी एनर्जी के कितना, तो हमें क्या मिल गया, मास। ओके, ये जो मास मिला है वो हमारा टोटल मास है इसका, ठीक है। ये टोटल मास मतलब कि 1 ग्राम के लिए इतना मास हमें चाहिए, लेकिन उसने लिखा है कि ओनली हाफ ऑफ द फ्यूल इज कंज्यूम, मतलब ये जो टोटल मास है, ओके, तो इनिशियली कितना होगा, तो हाफ हो गया है, मतलब इनिशियली कितना होगा, इससे डबल हो जाएगा। 15444 जो मास है वो 5 साल के बाद इतना मास हो गया है, तो इनिशियली कितना होगा, तो इससे डबल होगा। तो टोटल इनिशियल मास कितना होगा, तो m डैश इक्वल टू 2m। ठीक है, फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो बच्चों कि भाई 1000 वॉट, ओके, टोटल पहले तो कितना टाइम लगेगा वो हम टाइम निकाल देते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 5 साल की सेकेंड निकालो, उसका 80% ले लो, तो हमें टाइम मिला। पावर इक्वल टू एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो हमें एनर्जी मिल गई। मुझे 5 साल तक इतनी एनर्जी चाहिए। ओके, अब एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर फिशन। ओके, तो 235 ग्राम में इतने एटम्स, तो 1 ग्राम में कितने, तो मुझे 1 ग्राम की एनर्जी मिल गई। फिर मैंने उल्टा स्टेप लिखा कि भाई इतनी एनर्जी के लिए 1 ग्राम क्वांटिटी चाहिए, तो इतनी एनर्जी के लिए कितना, तो मुझे मास मिला। ये जो मास है 5 साल के बाद है, ओके, लेकिन इनिशियल कितना होगा, तो इससे डबल हो जाएगा। 5 साल के बाद हाफ हो जाता है, तो 5 साल पहले कितना होगा, इससे डबल। ठीक है, तो 30888 kg इनिशियल हमारा मास हो गया। ठीक है, क्वेश्चन खास करना। चलो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग कैन द इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वॉट केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम। बच्चों, जब भी कोई मास क्वांटिटी आए तो आपके पास एक ही स्टेप बचेगा कि भाई इतने ग्राम में इतने एटम्स है, तो इतने में कितने, तो उससे नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अगर एक की एनर्जी है तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। 2 kg क्वांटिटी है, तो हमने लिखा कि 2 ग्राम ड्यूटेरियम, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, तो ड्यूटेरियम है। 2 ग्राम ड्यूटेरियम में इतने एटम हैं, तो 2000 ग्राम में कितने एटम्स मिल गए। फिर यहाँ पे 2 एटम्स मिलके इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं 3.27, तो पर एटम कितनी, तो बाय 2 कर दिया। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है, एनर्जी पर एटम्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी बाय 2 kg। 2 kg में से इतनी एनर्जी मुझे मिल गई। अब हमें चाहिए कितनी, तो 100 वॉट, 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम होगी, तो इतनी एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम होगी, तो हमें टाइम मिला। ओके, इतने टाइम तक, ये सेकेंड में है, मैंने ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1 ईयर की सेकेंड से डिवाइड कर दिया। इतने ईयर तक हमारा बल्ब चलता रहेगा। फिर से एक बात समझ लीजिए कि एक बल्ब है जिसके अंदर एज अ रिएक्टेंट ड्यूटेरियम के 2 एटम्स हैं, जिससे हमें हीलियम एटम्स मिलेगा और 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलेगी। तो हमारे पास क्वांटिटी 2 kg है, तो हमने लिखा कि भाई 2 ग्राम में इतने एटम्स, तो 2 kg में कितने, तो 2 kg में नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। अब 2 मिलके इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो एक एटम से कितनी एनर्जी मिलेगी, बाई 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 kg थ्रू हमें एनर्जी मिल गई कि भाई इतनी एनर्जी हमें पक्का मिलने वाली है। ठीक है, अब हमें चाहिए कितनी, बल्ब को ग्लो करने के लिए 100 वॉट एनर्जी चाहिए, मतलब पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी चाहिए। तो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम होने के लिए 1 सेकेंड लगेगा, तो इतनी एनर्जी के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हमें ईयर्स में टाइम मिलेगा। इतने ईयर्स तक हमारा जो बल्ब है वो चलता ही जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ट्रिपल मोस्ट टाइम पे करो। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कॉलिजन।
हेड ऑन कॉलिजन का मतलब आप ध्यान रखो, जब भी दो एटम्स और दो न्यूक्लियस एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनके बीच का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे हेड ऑन कॉलिजन। क्या कहेंगे? हेड ऑन कॉलिजन। ओके, हम ऐसा भी मान के चलते हैं जब हेड ऑन कॉलिजन होगा तो दो पार्टिकल के जो सेंटर डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट उनके डायमीटर जितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ हेड ऑन कॉलिजन। यहाँ पे हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये समझना है कि रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर से हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी को मतलब पार्टिकल जो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी उसको स्टॉप करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, assume that they can be taken as a hard sphere of radius 2 Fermi, 2 Fermi के रेडियस ऐसा मान के चलते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले तो हेड ऑन कॉलिजन है तो हम कह सकते हैं कि उनका जो सेंटर डिस्टेंस है उनके डायमीटर जितना हो जाएगा, तो D इक्वल टू 2R। रेडियस हमारे पास 2 Fermi है तो हमें डायमीटर और दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन R। ओके, दो चार्ज पार्टिकल जब R डिस्टेंस पे D डिस्टेंस पे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K/Q1 Q2 अपॉन D। K कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁹। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन याद रखना। Q1 Q2 कौन से पार्टिकल है? यहाँ पे ड्यूटेरॉन है, 1H1 1H2, तो 1H2 मतलब उसका चार्ज होगा प्लस E, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁹। डिस्टेंस तो है ऑलरेडी, तो हमें इतनी एनर्जी मिल गई। ओके, पर एटम चाहिए तो बाई 2 कर दो, दो ड्यूटेरॉन है तो फॉर ईच ड्यूटेरॉन एटम्स बाई 2, तो हमें 180 किलो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 121। वैसे थियोरी में हमने देख लिया था कि भाई न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है और उसका जो वॉल्यूम है एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड है, तो हमें ये प्रैक्टिकली प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम V इक्वल टू 4/3 पाई R3, लेकिन R इक्वल टू क्या है? R0 a⁻⁴। ये सब कैंसिल करोगे तो हमें मिल जाएगा 4/3 पाई R0³ इंटू A। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। लेकिन डेंसिटी इक्वल टू क्या है? तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। कोई भी न्यूक्लियस में क्या है? तो न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनका मास ऑलमोस्ट 1 AMU है। जिनका मास ऑलमोस्ट कितना है? 1 AMU। एक्चुअली हमने m इंटू ए लिखा है, m इज द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 AMU इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ए कैंसिल हो जाएगा और ए कांस्टेंट है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और 1.2 इंटू 10⁻⁻15। अगर इसको वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारी डेंसिटी है। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो नियरेस्ट टू कितनी है? तो 2.3 इंटू 10⁻17। वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। इन अ पीरियोडिक टेबल द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ मैग्नीशियम is given as 24.312 m. The average value is based on their relative natural abundance on the earth. The three isotopes are given. The natural abundance Mg is 78.99% by mass. Calculate the abundance of the isotope. आपके पास मैग्नीशियम के 3 आइसोटॉप्स है, जिसमें से 24 वाला जो है उसका परसेंटेज है 78.99% और बाकी दो का परसेंटेज निकालना है। किसी एक का कंसिडर करो। 25 का मान लो कि x कंसिडर किया, 24 का 78.99 है, तो बाकी जो 26 वाला है उसका कितना होगा? तो 100 माइनस 78.99 माइनस x मतलब 21.01 माइनस x%। अब ऐसे 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि जब भी आपको एवरेज मास निकालना हो तो क्या करोगे? N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3। ओके, मास हमारे पास है 2431.2, N1
N2 N3 तीनों के परसेंटेज है, ठीक है। x% 78.99 ए परसेंटेज को निकालने के लिए डिवाइड बाय हम 100 करेंगे, तो सबको 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तीनों का मास ऑलरेडी आपके पास है, इसको सॉल्व करो आपको x मिल जाएगा, ओके। वंस वी गेट द x देन 25 के लिए 9.3% होगा, 26 के लिए 21 में से माइनस कर लो तो 11.71% होगा, और 24 के लिए 78.99% होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन टिक मार्क करो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मेथड यही रहेगी, जब भी आपको एवरेज मास निकालना हो तो N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3 से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, the neutron separate the energy is defined as the energy required to remove a neutron from nucleus. Obtain the neutron separation energy of the nucleus calcium and aluminium. ओके आपके पास दो केस है, एक कैल्शियम और दूसरा एल्यूमिनियम है। उसमें से हम कौन से पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं? न्यूट्रॉन को। जब आप न्यूट्रॉन को रिमूव करोगे तो क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर एक डिक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहेगा। चलो कैल्शियम में से निकालो न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर एक डिक्रीज हो गया। करना क्या है? तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें से प्रोडक्ट का मास माइनस करना है। गलती से हो गई थी मेरी, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि भाई ए किसका मास है? 20Ca41 का है, और ए किसका मास है? 20Ca40 का, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, ओके। इन शॉर्ट आपको करना क्या है कि भाई जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें से प्रोडक्ट का जो मास है उसको माइनस करना है, और इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट फाइंड करें तो माइनस आएगा, ठीक है। इंटू सी स्क्वायर करो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, मास डिफेक्ट नेगेटिव है, एनर्जी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि इतनी एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखा। मास डिफेक्ट माइनस है मतलब बाहर से मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक्चुअल में माइनस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा। सेम एल्यूमिनियम 27 में से 26 होगा और न्यूट्रॉन रिलीज होगा। फिर से इसका जो मास है उसमें से इसका मास माइनस करके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। पहले मास डिफेक्ट फाइंड करो और फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी नेगेटिव है, इसका मतलब इतनी एनर्जी बाहर से आपको देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, एक्चुअल में एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करते तो भी हो जाते, क्योंकि सब में एक ही मेथड है। चलो अब कुछ नया पढ़े। क्वेश्चन टिक मार्क करो 25 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है और कुछ नया सीखने लायक है। पहले तो उसके डेटा समझो। आ सोर्स कंटेन 2 फॉस्फोरस रेशियो न्यूक्लाइड 15p32 जिसका हाफ लाइफ टाइम है 14.3 डेज, और दूसरा है 15p33 जिसका हाफ लाइफ टाइम है 25.3 डे। इनिशियली 10% ऑफ डीके फ्रॉम 15p33, ओके, मतलब 90% किसका हो रहा है? 32 का हो रहा है। फाइनली एंड पोजीशन पे 90% किसका हो रहा है? p33 का, मतलब 10% किसका होगा? p32 का होगा, ठीक है। तो ये जो डीके प्रोसेस है उसमें पहले 10% एनर्जी डीके बाय 33 है, तो हमें यहाँ पे लिखा है मैंने इनिशियली 15p33 का x% हम ले लेते हैं, ओके। तो बाकी का 90%, इसका 10% है तो ये 90% हो गया, टोटल मिला के 100% होना चाहिए। मैंने अगर ये x% लिया है तो ये कितना होगा? 100 माइनस x मतलब 9x हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल में क्या हो रहा है कि 33 के 90% है, तो 32 के कितने परसेंट हो गए? 10%। 10% के लिए मैंने y लिखा और ये 90 हो गया, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हमारी फॉर्मूला थी n इक्वल टू n0 2n, n इक्वल टू n0 अपॉन 2n, लेकिन स्मॉल n इक्वल टू t अपॉन
T1/2 है। एक ऐसा आया, मैंने एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से पढ़ाया था, अलग से पढ़ाया था, पास्ट सिलेबस में तो थियरी थी लेकिन ऑलरेडी निकाल दी है। तो ए फॉर्मूला हमने यूज़ किया, एन की जगह पे ए वैल्यू रखा। चलो ए इनिशियल सिचुएशन ए फाइनल सिचुएशन है। हम पहले इसकी बात करें तो यहाँ पे जब इनिशियल x है तो फाइनल क्या है, 33 की बात करें, ये मैंने इक्वेशन पर्टिकुलर किसके लिए लिया, P33 के लिए, और ये इक्वेशन किसके लिए लिया, P32 के लिए। तो 33 की बात करें तो इनिशियल पोजीशन है x और फाइनल पोजीशन है 9y, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा इनिशियल x और फाइनल 9y, और 33 का हाफ लाइफ टाइम कितना है, 25.3, तो यहाँ पे लिखा 25.3। सेम इसके लिए बोलो, 32 के लिए इनिशियल क्या है 9x, तो यहाँ पे 9x, फाइनल क्या है तो y, तो यहाँ पे मैंने लिखा y, और टाइम कितना है 24.3, ठीक है। अब दोनों का रेशियो ले लो, तो y कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, दोनों का रेशियो ले जाओ। अब ये नीचे है तो ऊपर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। अब दोनों साइड मैंने लॉग लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, दोनों साइड लॉग ले लिया, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा लॉग में, और लॉग 2 की वैल्यू जानते हो 0.3010, लॉग 81 की वैल्यू देखना है 1.81 का 0, ठीक है, और फिर t की वैल्यू निकाल दो तो आपको 209 डेज मिलेंगे। ओके, तो इतने क्वेश्चन आप अच्छे से करना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं। कई बच्चों के पेरेंट्स की कंप्लेन है वो घर पे स्टडी नहीं कर रहे, हम हमारा बेस्ट सप्लाई करने के लिए ट्राई करें, फेस टू फेस बच्चों जब मिलेंगे तब एक बार रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अभी जो टाइम मिला है तो प्लीज़ अभी आप घर पे ट्राई करो, वर्क करो, या आप खुद समझने के लिए ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करो, न समझ में आया तो सॉल्यूशन देखो, वीडियो देखो, और नहीं समझ में आया तो पर्सनल कांटेक्ट करो। लेकिन बच्चों ये जो प्रोसेस, जो टाइम है हमारा वो बहुत ही वैल्यूएबल है, और अगर एक टाइम निकल गया तो फिर दिवाली आ जाएगी और उसके बाद एग्ज़ाम आ जाएगी। तो आई होप कि आप समझदार हो और घर पे कंटिन्यूस वर्क करते रहोगे, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।